तो मरुधरा में उपचुनावों के रण की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। लगभग इसलिए क्योंकि अभी जांच होगी, नाम वापसी बाकी है, पर मोटे तौर पर मुकाबला किनके बीच होना है वो साफ हो गया है। नमस्कार, वक्त है पंचतंत्र का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कांग्रेस ने अपने सभी 7 प्रत्याशियों की लिस्ट एक साथ जारी कर दी। पीछे पीछे बीजेपी ने 84 से अपने उम्मीदवार का नाम जारी किया। आरएलपी ने गठबंधन की एक तरफा कोशिशों से थक हारकर खींवसर से कैंडिडेट को उतार दिया। बीएपी पहले ही 2 सीटों पर दांव खेल ही चुकी थी। तो स्थिति यह है कि 4 सीटों पर तो सीधी टक्कर है कांग्रेस बीजेपी में, और 3 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय। राजेंद्र गुढ़ा वाला एंगल फिलहाल अलग ही रखते हैं। कांग्रेस ने पूरी तरह से चौंकाया नहीं है, बस प्रत्याशी उतारने की कवायद को पूरा कर दिया। यह सोच रहे हैं आप तो हो सकता है आप सही हो, पर नहीं भी। कुल मिलाकर मुकाबला रोचक तो हुआ ही है, तड़केदार भी हो गया है। आज चर्चा इसी पर करने वाले हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। करणवीर सिंह राजपुरा कांग्रेस प्रवक्ता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर जितेंद्र मीणा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीएपी के, और कमलेश चौधरी आरएलपी नेता हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। करणवीर भाई, आपसे शुरू कर रहा हूं। नरेश मीणा का तो आप लोगों ने दिल तोड़ दिया, वो तो रो रहे हैं, प्रहलाद गुंजल के पास चले गए। इसके अलावा अगर मैं कहूं तो देवली उनियारा से जिसे आपने टिकट दिया, सभी कांग्रेसी ये गाते फिर रहे हैं आज कि वो तो एक तरह से बीजेपी का आदमी है। मानता हूँ कि बहुत सी कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो विधानसभा का प्रतिनिधित्व करें और वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। जाहिर है कि जो विकास कार्यकर्ता है समय में समय का सेटिस्फाई करेगा तो आने वाले समय में आपको भी लेकिन करणवीर भाई देखिए, जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई लिस्ट जारी करती है कैंडिडेट्स की, तो जिन्हें राजनीतिक पंडित कहा जाता है वो और पत्रकार उस पर बैठकर ना माथा पीटते हैं कि भाई क्या क्या हो रहा है, कि इसमें क्या है। एक्चुअली आपकी लिस्ट में कुछ समझ ही नहीं आया कि कांग्रेस करना क्या चाहती थी। आपको नहीं समझ में आया इसका लोग कह नहीं सकते। बाकी कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही मंत्री के साथ आम जनता की आवाज को विधानसभा के 20 प्रत्याशी पर चयन किया है। आने वाले समय में जिस तरीके से नहीं, आप लोगों ने चयन किया या सरेंडर किया है? क्योंकि देखिए, दौसा और देवली उनियारा में तो ऐसा लग रहा है कि मानो मैच फिक्स हुआ हो। कांग्रेस पार्टी के शर्त नहीं है। नहीं, आपके रणनीतिकार पहले से सुधरे तो हैं करणवीर भाई, लेकिन दौसा और देवली उनियारा में जैसा कि मैंने कहा, वो देखने में ऐसा लग रहा है कि मानो मैच फिक्स किया हो। समझ से बाहर है। और दिल्ली हरियाणा के आपको पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा कि लड़की चुकी है जैसी से। और प्रिंसिपल के अंदर डॉक्टर रतन चौधरी जी है, मित्र के अंदर भोला जी है, अनिल जुबेर का सुलेमान जी है, बहुत जी है। तो ये उन्होंने पार्टी की एक रवाना है और संगठित रहेगा कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में। नहीं, लेकिन जितनी बार मुझे एक बात बताइए, इस पूरी लिस्ट में एक भी मुस्लिम नाम नहीं है, और जो मुस्लिम धड़ा है वो आपसे कम से कम 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी मांग रहा था। कम से कम झुंझुनू में तो मांग रहा था। झुंझुनू में आप परिवारवाद से बाहर नहीं आ पाए। अच्छा, आप देखेंगे कोई ना कोई किसी ना किसी का आदमी है, जैसे डीडी बैरवा, माना जा रहा है कि मुरारी लाल मीणा की सलाह पर टिकट दिया गया, जबकि नाम तो उनकी वाइफ का भी चल रहा था, तो उन्होंने उनको दूर रखा। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ सूंघ कर ये सब हुआ है? स्वप्निल जी विभागीय से 21 हुआ है चुनाव रहेंगे उसी सीटें ऐसी थे जो संसद में रहे प्रवक्ताओं का मोराल जितना हाई है, क्या कार्यकर्ताओं का मोराल उतना हाई है? करणवीर भाई, मैं इस सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक बार दूसरे गेस्ट को भी मैं शामिल कर लूं। कमलेश चौधरी जी, अब देखा जाए तो जो कार्ड चला है वो तो परिवारवाद का ही कार्ड है, लेकिन ऐसा लगता है कि आरएलपी ने थक हार कर आखिरी वक्त तक कोशिश तो की अपनी तरफ से गठबंधन की। ये अलग बात है कि सफल नहीं हो पाई। कांग्रेस ने सुना नहीं या कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दी?
जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा हम्म कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने गठबंधन का जो धर्म था हम्म उसको निभाने के लिए भरपूर प्रयास किया। हम्म ये कांग्रेस के कुछ नेताओं ने हम्म जो चाहते नहीं थे कि हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी आरएलपी से गठबंधन हो, हम्म या आरएलपी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके हम्म राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हम्म बीजेपी को रोके। हम्म कुछ नेताओं की मानसिक सोच है हम्म और उस हिसाब से राजस्थान में गठबंधन नहीं हुआ। नहीं, लेकिन कमलेश भाई, आप भी जानते हो जब विधानसभा चुनाव, जब लोकसभा चुनाव थे, तो स्थानीय कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी कि गठबंधन हो, आपने देखा होगा। लेकिन जी उस बात को दरकिनार कर कांग्रेस ने अपने ही कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की। हो सकता है कि वो अपने उस वक्त के किए को साफ करना चाहती हो, इसलिए आरएलपी से इंटरेस्टेड ना हो। आरएलपी क्यों इंटरेस्टेड थी कांग्रेस के साथ जाने में? आरएलपी का एक ही मकसद है कि राजस्थान के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दिमाग ठीक करना। हम्म इसीलिए वो भरपूर प्रयास किया था कि गठबंधन का हमारा धर्म था, हम्म गठबंधन के धर्म को निभाने के लिए हम्म राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय श्री हनुमान जी हम्म बेनीवाल ने एक गठबंधन का भरपूर प्रयास किया। आप कह रहे हैं कि आप लोगों का एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी का दिमाग ठीक करना है। लेकिन जी सर। जब हम वोटों के गणित पे आए, तो एक दिमागी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई। अगर कांग्रेस का भी प्रत्याशी खड़ा है, तो कांग्रेस का प्रत्याशी भी तो वोट लेगा ना, वो किसी के हिस्से से तो आएंगे। तो आपके चुनावों में खड़े हो जाने से तो बीजेपी को एक तरह से फायदा ही है कि वोट बट रहे हैं। उसे नुकसान कैसे है? ये तो फिर आपने दिमाग ही नहीं लगाया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तो केवसर में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है दोनों पार्टियों से लड़ने से। लेकिन पूरे राजस्थान में जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं हम्म वहां पे कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। हम्म तो क्या आरएलपी वहां पर कांग्रेस भी के प्रत्याशी उतारेगी? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। कहां? अभी तो सिर्फ खीवसर में देवली उतारा है। उनियारा, अभी देवली उनियारा बाकी है, झुंझुनू बाकी है। इन दोनों सीटों पर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। नहीं, तो सिर्फ खीवसर को ही लेके आप श्योर थे? बाकी सीटों पर भी अगर उतारना था तो उसकी कोई तैयारी नहीं है? वो नाम भी तो आज जारी हो सकते थे लिस्ट में। तैयारी थी। हम्म अभी देर रात तक देवली उनियारा और झुंझुनू का नाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आला कमान भी फाइनल कर देंगे। अच्छा, ठीक है। मैं प्रोफेसर जितेंद्र मीणा, अब आपके पास आ रहा हूं। जितेंद्र भाई, देखिए क्या है, सलुम्बर में स्थिति टफ हो रही है। देखिए टफ क्यों हो रही है? रेशमा मीणा स्थानीय चेहरा है। रघुवीर मीणा को टिकट देते तो हो सकता है मैसेज खराब चला जाता, लेकिन स्थानीय चेहरे को कांग्रेस ने प्राथमिकता दे दी। दूसरा, अगर आप देखेंगे 84 में महेश रोत, और आप देखिए बीजेपी ने तो ननोमा को उतारा है। ये वो रूटीन मीणा फैक्टर को यूटिलाइज करने वाली कोशिशों के तहत नहीं हुआ। इसका मतलब है कि दूसरे आदिवासियों को भी दोनों ही पार्टियां ध्यान दे रही हैं। खास बात यह है कि ये यंग भी हैं, आपके चेहरे भी बहुत यंग हैं, मैदान में तो खूब दौड़ भाग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब आपको लगता है कि इससे बेहतर है कि हम गठबंधन का प्रयास कर लेते? क्या आपको लगता है कि ये मैसेज हमें देना चाहिए कांग्रेस को, जैसा लोकसभा में दिया था कि भैया देखो बीजेपी को नुकसान पहुंचाना है तो कोई एक ही लड़ लो? जी शुक्रिया सुनील भाई। देखिए, जहाँ तक उम्मीदवार की बात है हम्म और उसके सोशल बैकग्राउंड की बात करें तो जितेश कटारा है। हम्म वो सरनेम में मीणा जरूर लिखते हैं, लेकिन वो भील समाज से आते हैं। हम्म और दूसरी बात आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारी जो रणनीति है वो चुनावी रणनीति नहीं है। हमारी रणनीति बहुत क्लियर है कि हम 24/7 24 घंटे 365 दिन हम लोग अपने लिए काम करते हैं और उसके लिए हमारे जन जागरण शिविर हर महीने हर ब्लॉक में चलते रहते हैं। वो ये समझिए कि वो रूटीन कार्य की तरह हम लोग लेते हैं। दूसरा, जहां तक गठबंधन की बात है तो हमारे लिए अगर हम लोग समझे तो हम विधानसभा में भी स्वतंत्र तरीके से लड़े थे और वहां पर हमने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को टक्कर दी थी। आप याद कीजिए पिछला विधानसभा चुनाव, तब हमारा कैंडिडेट कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी होने के बावजूद हमने फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा और मात्र हमें 2.5 महीने का वक्त मिला था पार्टी के तौर पर जो आए हुए, और उस समय हम लोगों ने 52,000 वोट सलूम्बर विधानसभा में पाए थे। और अभी हमें लगभग साल भर का मौका मिला और इस बीच में हमारे पास इनफ टाइम था। लगभग ये पूरा साल भर हमने यूटिलाइज इसी तरीके से किया कि कैसे
हम अपने पार्टी का विस्तार कर सकें, कैसे हम, क्योंकि देखिए कई बार राजनीति में गठबंधन होंगे, कई बार नहीं होंगे, इसलिए हम डे वन से प्रिपेयर हैं कि हमारे लिए दोनों के तौर पर हम दोनों से मुकाबला करने में सक्षम है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और इसीलिए डे वन से हम उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। जहां तक गठबंधन की बात है, तो गठबंधन हमारा लोकसभा में भी नहीं था। हम देखते हैं गठबंधन की जगह कांग्रेस ने हमें समर्थन दिया था, क्योंकि कांग्रेस का नहीं, आपने समर्थन मांगा था। नहीं, आपने कांग्रेस से समर्थन मांगा था। बिल्कुल सही, हमने समर्थन मांगा। इस बार भी आप मांगने वाले हैं क्या? पता था कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो उस कंडीशन में नहीं था कि वो बीजेपी को हरा पाए, उसका आप देख सकते हैं। नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस भी तो हो सकता है। अभी भी हमने क्लियर कट, अभी भी नहीं, देखो जितेंद्र भाई, 2 सेकंड। कांग्रेस का उम्मीदवार इस कंडीशन में नहीं था कि वो जीत पाए, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार इस कंडीशन में तो था कि वो बीएपी को चोट पहुंचा पाए, उसके हिस्से के वोट्स को छीन पाए। इस कंडीशन में तो था, है ना। अब मैं आपसे, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है। आप एक खास बात देखिए, क्या पता आप लोगों ने ये इस बात को नोट किया या नहीं किया है, रेशमा मीणा हो या महेश रोथ हो, ये दोनों वो पुरानी पीढ़ी नहीं है जो अब तक इलाके में अपना प्रभुत्व चलाती थी। ये दोनों नए चेहरे हैं, ये दोनों युवा चेहरे हैं। वही यूएसपी जो आपकी पार्टी की भी है। तो हो सकता है ये नुकसान आप ही को पहुंचाएं, जैसा कि 2023 में हुआ। नुकसान किसे पहुंचा? जितेश कटारा क्यों तीसरे नंबर पर सरके थे? क्योंकि कांग्रेस वोट ले गई थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप वापस कहने वाले हैं कांग्रेस से कि भैया लार्जर गुड में आप ही नाक नीची कर लो, हट जाओ, हमें रहने दो? देखिए आप ये देखिए, जहां तक नौजवान, हमारा तीसरे नंबर पर किसके नहीं था, हमने तो 0 से शुरू किया। हाँ। हम तीसरे नंबर पर सभी पर पहुंचे थे। जहां तक नौजवानों की बात है, तो उसके लिए सबसे जरूरी, आप सांगठनिक ढांचे को देख लेंगे तो पता चलेगा कि किस पार्टी का कितना संगठन कहां पर मजबूत है। उस तौर पर भी आप देख लीजिए, चाहे महेश रौत की बात हम 84 के भीतर करें, तो आप देख लीजिए कि कांग्रेस का संगठन कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। सलूमर में जहां जिस रेशमा जी का आप जिक्र कर रहे हैं, रेशमा जी वही कैंडिडेट है जिन्होंने कांग्रेस के ऑफिशियल उम्मीदवार के खिलाफ 2018 में चुनाव लड़ा था, और उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार को 2018 में हराया था। इस बार उनको प्रत्याशी बना दिया गया, जो ऑफिशियल पिछली बार के उम्मीदवार थे, बाहर कर दिया गया। और मैं अभी रघुवीर जी मीणा जी को सुन रहा था, उनकी नाराजगी साफ साफ झलक रही थी। वो कह रहे थे कि हम जवान में जब्त कराएंगे। खैर, वो अपना कांग्रेस का इंटरनल मसला है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप देखिए तो पता चलेगा कि संगठनिक तौर पर हम लोग इन दोनों संगठनों से बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है, और 1 साल के भीतर का ये डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं। और ऐसे में दूसरा, जहां तक आप देखेंगे, दरअसल आप लोग लिटमस टेस्ट से गुजरना चाहते हैं, अनिल कटारा हो, है ना। आपके लिए तो एक एक चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आपका मकसद बीजेपी को रोकना नहीं है? क्या ग्रेटर गुड में बीएपी अपनी तरफ से कुछ सोच सकती है? क्योंकि आपकी जो प्रोजेक्शन हो रहा है वो हो रहा है एक लालची पार्टी के तौर पर, या अति महत्वाकांक्षी पार्टी के तौर पर। नहीं, देखिए अगर हम ग्रेटर गुड में सोचेंगे तो ये जरूरी था कि प्रोसेस 0 से शुरू होती, कहीं से ये इनिशिएट होता कि आप जो है अलायंस में जाते। मैं आपको बताऊं कि हमने पिछली विधानसभा में अलायंस की कोशिश की, नहीं हुआ। लोकसभा में भी अलायंस की कोशिश की, नहीं हुआ। दोनों दफा नहीं हुआ। हम लोगों ने इनिशिएट किया था। अब इस बार भी देखिए, तो इस बार हम लोगों की, क्योंकि हमें पता है कि लगातार किस तरीके से कांग्रेस का पैटर्न है, बिहेवियर किस तरीके से ट्रीट करती है अपनी सहयोगी पार्टियों को, तो इस बार हमने इनिशिएट नहीं किया। उन्होंने, देख लीजिए, कोई इनिशिएट नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए हम कब तक इंतजार करेंगे? ये भी एक समझने वाली बात है। एक नई पार्टी के लिए ये चैलेंज है कि वो हर बार इंतजार के मोड में नहीं हो सकती। पर ये तो दिल्ली के लेवल पर होना चाहिए था ना। राजकुमार रोध भी तो एक्टिव हो सकते थे दिल्ली में, राहुल गांधी या अन्य लोगों से मिलने के लिए। या आप चाहते थे कि नहीं, हम नहीं झुकेंगे, कांग्रेस ही पहले आकर बात करे? अगर ऐसी स्थिति है तो फिर कोई किसी के कोई पर्सनल नाक की लड़ाई नहीं है। हाँ। ये लड़ाई है कि हम पॉलिटिक्स में किस तरीके से आरएसएस की जो सांप्रदायिक पॉलिटिक्स है उसे कैसे हरा सकते हैं। उसके लिए आप कितने सीरियस हैं, और अगर आप सीरियस हैं, आप आखिरी दिन तक कैंडिडेट का डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं, और आखिरी, तो कोई दूसरी पार्टी आपको आखिरी दिन तक इंतजार नहीं करेगी। ठीक है, और इसीलिए ये हुआ। ठीक है, मैं एक बार फिर करणवीर भाई आपके पास आ रहा हूं। करणवीर भाई देखिए, मैं सीधे सीधे बोलता हूं, आज सोशल मीडिया पर केसी मीणा के कई सारे पोस्ट तैर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, या ये मैं कहूं कि सोशल मीडिया की नदी में बहते हुए सबको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उनका आरएसएस प्रेम झलक रहा है। ये वही आरएसएस है जो कांग्रेस को फूटी आंख नहीं पसंद है, पर उस विचारधारा के एक आदमी को आप टिकट दे सकते हैं। दूसरा, ये सवाई सिंह कौन है? कल ही तो बीजेपी छोड़ा भाई, उनका भी तो इस्तीफा आज वायरल हो रहा है ना। कौन है सवाई सिंह? उन्हीं की वाइफ है जिनको आपने टिकट दिया है।
तो बेसिकली कहीं आप लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तो हतोत्साहित नहीं कर दिया कि हमारी लड़ाई तो ये थी, लेकिन हम चुनावों के लिए अपनी विचारधारा से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जी, रेशमा जी का केस भी उसी में इंक्लूड कर लीजिए। हाँ, रेशमा मीणा का भी किया जा सकता है, एक वक्त तो कांग्रेस की हार का कारण बनी है वो। सार्वजनिक फरवरी 2018 में कांग्रेस की प्रत्याशी थी, 650 वोट उन्होंने लिए थे और ये मजबूत राजधानी उत्तर प्रदेश में हमारे सभी से लगातार खड़े थे। पिछले कुछ समय की जनता पार्टी के पूरी गए हैं कि क्या एक अलग विषय है जो नहीं, अलग विषय क्यों है? अलग विषय क्यों है? वो कल इस्तीफा देते हैं, आज आप उनकी वाइफ को टिकट दे देते हैं, तो बात तो पहले से ही चल रही थी। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके किसी भी 3 नाम वाले पैनल में हो ही नहीं सकता कि ये नाम रहा हो रतन चौधरी, पॉसिबल ही नहीं है। कांग्रेस के पास कैंडिडेटों की कमी हो गई। केवसर में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है? खीवसर में तो पार्टी ने उतार दिया है डॉक्टर रतन चौधरी। अब उतारा है हाँ, जिसको, जो रतन सिंह चौधरी है, नहीं, लेकिन कमलेश भाई आप भी देखिए, उनके पास जो कैंडिडेट्स होते भी ना कमलेश भाई, वो आप ही लोगों की नाराजगी दूर करने और आप ही से दोस्ती के नाम पर कार्रवाई की जद में आए। ये भी तो फैक्ट है ना कमलेश भाई। भाई उनके कांग्रेस के कुछ चेहरों पर कार्रवाई ही इसलिए हुई ताकि आप खुश रहें लोकसभा के दौरान। लोकसभा चुनाव की बात है, मैं अभी प्रेजेंट टाइम में बात कर रहा हूँ कि वर्तमान समय में कांग्रेस के पास केवसर में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था जिसको चुनाव लड़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक, इसलिए लेकिन करणवीर भाई सवाल यही है, देखिए चौधरी को करणवीर भाई टिकट सवाल दी। यही है, मैं ये कह रहा हूं, आप बार बार आपके नेता कह रहे थे कि कहीं से कोई गठबंधन की बात नहीं आई है। मैं कह रहा हूं कैसे नहीं आई है? हनुमान बेनीवाल ने 2-3 बार आपको इशारा किया हम बात करना चाहते हैं, आप लोगों ने बात नहीं की। और अगर यही रुख अपनाना था तो 2024 में अपना लेना था ना लोकसभा में, तब क्यों अपने लोगों पर आप गाज गिरा रहे थे? कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वर्तमान कैंडिडेट भाई जो विवेक है के द्वारा उनसे नहीं लगा की जा रही है आवश्यकता है। ठीक है, पीसीआर मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजेश चौधरी जी मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन है, एक बार आप चेक करें। अगर वो ऑनलाइन जुड़ गए तो अब हम उन्हें भी डिबेट में शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, मैं मेरे साथ अभी वो नहीं जुड़ पाए, लेकिन सवाल वही है जो मैं पूछ रहा था कमलेश चौधरी जी, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, खीवसर की सीट से क्या परिवारवाद नहीं झलक रहा? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि परिवारवाद पर हनुमान बेनीवाल से ज्यादा एग्रेसिवली कोई वार भी नहीं करता, लेकिन नाम भी जो दौड़ रहे थे वो यही दौड़ रहे थे, या तो नारायण बेनीवाल जो उनके भाई हो जाते, या जो उनकी वाइफ है जो अभी टिकट लेकर आई हैं। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये केवसर की जनता जनार्दन ने तय किया है कि कनिका बेनीवाल जी चुनाव लड़े। नहीं, अगर जनता ने तय किया तो फिर आप गठबंधन का क्यों इंतजार कर रहे थे? वो तो पहले ही उतार देना था। जनता की बात नहीं सुनेंगे क्या आप? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपना गठबंधन का धर्म निभाने के लिए गठबंधन धर्म से पहले तो जनता है ना, गठबंधन धर्म से पहले तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए जनता होनी चाहिए। अगर जनता कह रही थी उन्हें खड़ा करो तो खड़ा करना चाहिए था, फिर काहे की कांग्रेस? तो हम तो पहले से ही तैयार थे कि केवसर की जनता कैंडिडेट अपना खुद तय करती है, और इस बार भी केवसर की जनता ने अपना कैंडिडेट खुद तैयार किया है, जो आदरणीय श्री हनुमान बेनीवाल जी की धर्मपत्नी है। ठीक है, और मुद्दा क्या रखेंगे? मुद्दा क्या रखेंगे? सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट? अभी तो अब जब आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपको कांग्रेस के अगेंस्ट भी तो बोलना पड़ेगा। जी सर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जब गठन हुआ था, दोनों पार्टियों के खिलाफ गठन हुआ था। हम प्रदेश में आज उस स्थिति में दोनों पार्टियों के खिलाफ, दोनों पार्टियों के खिलाफ आपका गठन हुआ था और दोनों पार्टियों के साथ आप दोस्ती कर कुछ चुनाव, एक चुनावों में उतर चुके हैं। उस समय जनता की मानस के अनुसार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने गठबंधन किया था। ठीक है, प्रोफेसर जितेंद्र मीणा, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, अब जब आप चुनावों में, अब जब मुकाबला त्रिकोणीय हो ही गया है,
तो बीजेपी के अगेंस्ट तो आपके पास मुद्दे हैं, ये तो हमने 2024 के लोकसभा चुनावों में भी देखा, 2023 के विधानसभा चुनावों में भी देखा। कांग्रेस के अगेंस्ट आपके पास क्या मुद्दे हैं? क्योंकि अब आपको निशाना रेशमा मीणा पर भी साधना है और महेश रोत पर भी साधना है। जी देखिए, सबसे बड़ा बात कांग्रेस और बीजेपी में, आप एक तरीके से देख लीजिए कि किस तरीके से हमला हुआ कांग्रेस के दौर में। आप याद कीजिए, कांकरी डोंगरी कांड हुआ, 64 एफआईआर दर्ज हुई। 64 एफआईआर में लगभग जो है 4400 नाम थे। उन 4400 नामों में से अभी भी आप देखेंगे तो 14 एफआईआर जिंदा हैं, जिनमें की लगभग 3500 लोगों के नाम। अब कांकरी डोंगरी कांड कांग्रेस के दौर में, आप देख लीजिए, हमने लगातार प्रयास किया जब कांग्रेस की सरकार थी, और उनसे तमाम ऑफिसर से लेकर सरकार के लोगों से मिले, हमने लगातार ज्ञापन दिया। हमने कहा कि ये मुकदमे पड़ जाए। आपको जी मैं बताऊं, लेकिन आप कांग्रेस के साथ खड़े थे ना, ठीक है, तब आप मान लीजिए रंग अलग था, झंडा झंडा अलग था। नहीं, तब रंग अलग था, झंडा अलग था, लेकिन आप छाती ठोक कर कांग्रेस के साथ खड़े थे ना। अगर पॉलिसी से बात करेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी पॉलिसी के लेवल पर दोनों एक है, दोनों में कोई गैप नहीं है, दोनों में अरे कोई गैप नहीं है, लेकिन कांग्रेस की लेकर। पॉलिसी को तो आप बाहर से समर्थन दे रहे थे ना, बचा रहे थे ना। झंडा अलग था, रंग अलग था, लेकिन ठीक है, कांग्रेस के साथ आप खड़े तो थे। देखिए, एक चीज ये जान लीजिए, पॉलिसी पे हमने कभी समझौता नहीं किया। डे वन पे ना लोकसभा चुनावों में किया समझौता, ना विधानसभा चुनावों में किया, और ना आने वाले दिनों। जो हमारी जो अपनी पॉलिटिक्स है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है इश्यूज को लेकर के, हम उनके साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी को अगर एक तरीके से देखें तो दोनों की वे ऑफ फंक्शनिंग में कोई अंतर है नहीं। ठीक है, दोनों एक ही तरीके से आदिवासियों को ट्रीट कर रही है, दोनों अपनी एट्रोसिटीज कर रही हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसी तरीके से एट्रोसिटीज उन्होंने आदिवासियों को कर दी। जब बीजेपी की सरकार आई तब बीजेपी वाले तो और एक स्टेज आगे निकल गए, तो डीएनए की जांच करना शुरू कर दी, वो डीएनए का सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में, और अभी जो चल रहा है लगातार पेपर लीक से लेकर के, जो पूरा का पूरा एक माफिया गिरोह जिस तरीके से स्टेट के भीतर काम कर रहा है, जिस तरीके से आदिवासियों के ऊपर हमले बढ़े हैं, वो सब देखिए तो पता चलेगा कि कांग्रेस के दौर में जो प्रोटेस्ट। ठीक है करणवीर भाई, आपको मौका मिलना चाहिए। अब तो बीएपी के पास भी आपके अगेंस्ट मुद्दे हैं, ऐसा नहीं लगता कि कम से कम इन चुनावों के लिए, और हालांकि वो आपके भविष्य के लिए भी घातक होता, आपने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसमें आप दोबारा खड़ा होना चाहते हैं। ठीक है, मुख्य विपक्षी दल के दौर पर वो भी ज़रूरी होता है, लेकिन साथी भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। होता यह है कि आप एनडीए के लिए इंतजार कर रहे हैं कि वो कब टूटेंगे। यहाँ हम आईएनडीआईए को लगातार टूटते देख रहे हैं, सिर्फ इसी प्रदेश में नहीं, हर जगह। ठीक है, मैं एक बार मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, राजेश चौधरी जी मेरे साथ वो जुड़ रहे हैं। राजेश भाई, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। राजेश भाई, कांग्रेस की लिस्ट सामने आ चुकी है, खीवसर में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, और आप चौरासी और सलूम्बर में भी देख रहे हो मुकाबला त्रिकोणीय है। लेकिन इस बीच इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि आपके एक ऐसे साथी आपको छोड़कर गए हैं जो ये बता रहे हैं कि बीजेपी में तो कुछ सुना ही नहीं जाता। स्वप्निल जी, हाँ, सबसे पहले तो मैं बता दूं, त्रिकोणीय मुकाबला कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 7 जो उपचुनाव हो रहे हैं उन 7 सीटों पे चुनाव जीतेगी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरएलपी पार्टी आपस में उलझे हुए हैं, उनके सीटों के बंटवारे नहीं हो पाए, उनमें आपस में सामंजस्य नहीं हो पाए, वो तीनों पार्टी अपने एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जनता के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, जवान के लिए, किसान के लिए जो पिछले 10 साल से इस राजस्थान में काम कर रही है, नौकरियों पे नौकरियां दिए जा रही है, भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़े जा रही है, जो पिछली 5 साल की कांग्रेस सरकार में थी। इसलिए लेकिन आप भी जानते हैं मुकाबला तो है, बीएपी ने आपके पसीने छुड़ा कर रखे हैं। बीएपी के सामने आपके सारे ब्रह्मास्त्र फेल हुए हैं अब तक। स्वप्निल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जैसे कहा कि तीनों पार्टियां आपस में एक दूसरे से ही लड़ रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। हमने वोट मांगा है जनता के विकास के नाम पर, और हम जनता के बीच में गए भी हैं। हमारे जो भी बीजेपी के प्रवक्ता जी से यह पूछना चाहता हूं कि स्वाई सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया? नहीं, मैंने वो पहला सवाल लिया था, लेकिन यही बात है राजेश भाई,
हाँ, ये नहीं थे उस कमलेश समय। जी, हाँ। कमलेश जी की बात का जवाब देता हूँ। पहली बात आपने गिरा में जाके क्या हनुमान बेनीवाल के अलावा कोई आरएलपी पार्टी भी है कि नहीं है? या पहली बार मैं लड़ लूं, फिर मेरा छोटा भाई लड़ ले, फिर मेरी पत्नी लड़ ले, और 2 4 5 उनको भी लड़ा लेना। उसके अलावा बाहर जो कार्यकर्ता उनको कब तवज्जो सर दोगे आप आप? भी नहीं 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 नहीं, नहीं, परिवार तो सबने उतारे हैं, परिवार तो सबने उतारे हैं राजेश भाई, परिवार तो सबने उतारे हैं। जगमोहन मीणा कौन है? किरोड़ीलाल परिवार के बाहर कोई और प्रत्याशी नहीं था क्या वहां पर? परिवार तो सबने उतारे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम केवल और केवल जनता से विकास के नाम पे, युवाओं को नौकरी के नाम पे, महिलाओं को सुरक्षा के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ठीक और है। इसी रीति नीति के आधार पे ही हम देखना 13 तारीख को जब वोट पड़ेंगे, 23 को जब रिजल्ट आएंगे, भारतीय जनता पार्टी तब सब दूध का दूध पानी का पानी भी होना है। और तब अपनी जो जो भी रणनीतियां राजनीतिक दलों ने अपनाई है वो उसका एनालिसिस भी करेगी। और ये देखना होगा कि किस पार्टी का एनालिसिस उसके सामने किस तरह की चीजें लेकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।